नमस्कार, संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आईजी रेडियो ट्रेनिंग वरुण कपूर साहब। वरुण कपूर साहब मध्य प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, अनुभवी अधिकारी हैं। उनकी कर्तव्यनिष्ठा, उनकी कर्तव्यपरायणता और उनकी ईमानदारी मध्य प्रदेश पुलिस में मिसाल है। सीहोर में धार में पुलिस अधीक्षक रहे हैं, रतलाम में, उज्जैन में डीआईजी रहे हैं और इस वक्त वो साइबर क्राइम को लेकर, साइबर जगत को लेकर बच्चों को, विद्यार्थियों को और आम जनमानस को वो जागृत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। वरुण कपूर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। वरुण जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, पहली बार हम ये देख रहे हैं कि पुलिस का एक आला अफसर छोटे छोटे स्कूलों में जाता है, बच्चों के बीच में जाता है और बच्चों को जो उनका मोबाइल है जी, और उस मोबाइल के ज़रिए में जाने अनजाने में उनसे जो गड़बड़ियाँ हो जाती हैं उस सब के बारे में वो जागरूक कर रहा है। तो ये नया काम जो सामान्यतः पुलिस का नहीं होता है जी, आप वो करते हुए कैसा लग रहा है? उसके एक दो कारण थे। जब मैं फील्ड में पदस्थ था, जब मैं एसपी था, आपने जैसे बोला 3 जेलों में और डीआईजी था, तब मेरे को ऐसा लगा कि पुलिस अधिकारियों को टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा ना तो जानकारी है और ना उनको कोई इतनी रुचि होती है कि समय का अभाव में भी आप बोल लो, चाहे जो भी है, तो टेक्नोलॉजी के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी और रुचि नहीं रहती थी। तो जब मैं इस पदस्थापना पे आया तो एक ऐसे मन में विचार था कि ऐसा कुछ प्रयास करें कि हमारे पुलिस अधिकारियों को हम सशक्त करें इस फील्ड में ऑफ साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सॉल्विंग क्राइम एंड रीचिंग क्रिमिनल्स। तो एक छोटी शुरुआत हमने जनवरी 2012 में करी और उसके बाद वो तो हमारा अभियान बहुत अच्छा हो गया। आज हम मध्य प्रदेश में नहीं, इंडिया में अपना नाम रखते हैं साइबर क्राइम ट्रेनिंग में। पूरे देश से अधिकारी यहाँ पे आते हैं ट्रेनिंग लेने, पुलिस के, चाहे बीएसएफ और दूसरे अधिकारी भी आपके पास, इंडियन आर्मी के अधिकारी भी हम ट्रेन करते हैं। तो पूरे देश भर के 22 पुलिस फोर्सेस के अलग अलग, एंड सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आर्मी, वी हैव ट्रेनिंग एवरीवन। तो ये पार्ट जब ख़त्म हुआ हमारा और चल रहा है वो, तो ऐसा लगा कि साइबर का जो जगत है, द वर्चुअल वर्ल्ड जिसे बोलते हैं, वो ऐसा क्षेत्र है जिसको हमारे बच्चे, हमारे युवा और नागरिक ऑन द होल बहुत उपयोग कर रहे हैं उसका, और फुल टाइम उसमें काफ़ी समय उनका जा रहा है। और एज अ रिज़ल्ट कभी कभी गलतियाँ भी हो रही हैं, बहुत सारे क्राइम भी हो रहे हैं, गलती से भी हो रहे हैं। तो वी थॉट दैट वी हैव अटेन्ड दिस लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ जो हम पूरे देश के अधिकारियों को ट्रेन करते हैं। तो हमारे इंदौर शहर के और आसपास के हम नागरिकों को, बच्चों को क्यों ना जागरूक करें। तो उस उद्देश्य से ये मुहिम हमने प्रारंभ करी, जिसका अब हमने नाम दिया ब्लैक रिबन इनिशिएटिव। और उसमें हम स्कूलों में, कॉलेजों में और नागरिकों में 3 अलग अलग अभियान हैं हमारे। एक है संदेश, एक है समाधान और एक है संकल्प। तो हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कि साइबर सिक्योरिटी का मैसेज ले जाएं, ताकि वो सुरक्षित रहें और गलती से ना वो अपराधी बने और ना वो किसी अपराध। कपूर साहब, मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि जो पुलिस एक्ट है वो तो बहुत पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का एक्ट है। उसमें अभी भी भैंस के घूमने को लेकर एक कानून बना हुआ कि भैंस घूम जाए तो क्या, कैसे ढूंढना, क्या उसका धारा लगेगी जी। चरनोई की ज़मीन का उसमें विवाद है। लेकिन जो नए समस्याएं समाज झेल रहा है जी, और पुलिस के अफसर भी झेल रहे हैं, पुलिस भी झेल रही है, वो है साइबर क्राइम, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि हम जाने अनजाने में अपने मोबाइल से एक गंदा मैसेज अपने दोस्त को भेजते हैं और कौन सा क्राइम कर बैठते हैं। या जो बहुत शातिर लोग हैं, बहुत चालाक लोग हैं, वो मोबाइल के ज़रिए धोखाधड़ी कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे धोखाधड़ी कर रही है। आपके बैंक खातों में से पैसा निकल रहा है, आपकी गंदी क्लिप्स बनाकर डाली जा रही है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपकी आवाज़ रिकॉर्डिंग करके आपको धोखा दिया जा रहा है, आपके मेल क्रैक हैक किए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ अपराध की श्रेणी है। तो पुलिस को कितना ज़रूरी है कि वो साइबर एक्सपर्ट बने, ख़ासतौर पे जो नए रंगरूट आ रहे हैं, नई टीम आ रही है, नए आरक्षक आ रहे हैं या नए सब इंस्पेक्टर भर्ती हो रहे हैं, तो उनको आप किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं? देखिए, उसमें ये आपने बात करी, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत तर्कसंगत बात इसलिए है क्योंकि जो पुराने क्राइम्स है, ट्रेडिशनल, जैसे मर्डर हुआ, अबडक्शन हुआ, रेप हुआ, उसका सालों से जो तरीके चले आ रहे हैं उसके इन्वेस्टिगेशन के, उसको डील करने के, वो वही रहते हैं। हमने जो मर्डर की इन्वेस्टिगेशन सीखी जब मैं ट्रेनिंग में आया था, और आज जो उसके इन्वेस्टिगेशन की तकनीक है उसमें थोड़ी बहुत फ़र्क है, बट बेसिकली वो वही है। और आप सीखते थे, प्लस आप थोड़ा काम में, फील्ड में काम करते थे, तो आप समझ जाते थे। और वो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, जैसे डीएनए अब आ गया है, फिंगरप्रिंटिंग आ गई है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो उस कारण से तकनीक बेसिकली वही है।
वेयर साइबर क्राइम का क्या प्रॉब्लम है, चैलेंज है कि वो पूरी तकनीक बदल जाती है। 3 महीने की शेल्फ लाइफ हम बोलते हैं फॉर साइबर क्राइम। आज जो तकनीक यूज़ हो रही है, अगर आज हम अपने जो नए रिक्रूट्स हैं, जो नए ऑफिसर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दें तो विद इन 3 मंथ्स दैट होल थिंग विल चेंज। तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि उनको ओरिएंट करें हम टेक्नोलॉजी की तरफ, एंड इनका इंटरेस्ट जगाएं कि दिस इज़ द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर, सो दे हैव टू बी रेडी फॉर इट, एंड बाद में फिर वो पढ़ते रहें, वो सीखते रहें, तो आई एम श्योर दे विल बी अब्रेस्ट। तो ये हमारा उद्देश्य है। आपने जैसे बोला, फिलहाल में हमारे 400 सब इंस्पेक्टर्स हैं जो नए अभी रिक्रूट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में, शस्त्रों की ट्रेनिंग। तो उसको एज अ विशेष तौर पे 1 वीक का साइबर क्राइम कोर्स उन सबको हमने दिया है, और आज लास्ट बैच हमारा शुरू हुआ है। ऐसे हम 8 बैच करें 60-60 के। तो इस प्रकार से ये 400 सब इंस्पेक्टर्स को हमने एक साइबर क्राइम कैप्सूल कोर्स हम बोलते हैं, तो 1 हफ्ते का हमने सबको इंट्रोडक्शन दिया है। तो ये सबके साथ हम करने का प्रयास करें। आई थिंक मध्य प्रदेश विल बी द ओनली स्टेट who is trying to do this with the new sub inspectors, the new recruits. और अब तो एक नई पोस्ट भी क्रिएट हो रही है साइबर क्राइम की, सब इंस्पेक्टर की, टीआई लेवल के अधिकारी रहने लगा है। क्योंकि अब ज़्यादातर जो अपराध आ रहे हैं नए, जो शिकायतें आ रही हैं, वो तो यही आ रही हैं कि साहब इन्होंने मेरा अश्लील वीडियो बना के अपलोड कर दिया, फेसबुक पे डाल दिया, मेरी वीडियो क्लिप्स बना लिया। अब जो रेप होते हैं, रेप तो अपनी जगह पे अपराध होता ही है, लेकिन उस साथ में एक ये अपराध भी जुड़ जाता है कि साहब इसने मेरी वीडियो फिल्म बनाई। IT एक्ट, वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जो उसको रेगुलेट करता है साइबर क्राइम को, तो उसकी धारा भी साथ में लगती है। जैसे आप बोल रहे हैं, इन सब ऐसा अगर कोई घटना हुई तो इसके बारे में लोगों को, हमारे अधिकारियों को और हमारे पुलिस के सब स्तर पे जानना बहुत ज़रूरी है, एंड वी आर ट्राइंग टू डू इट एंड वी आर सक्सीडिंग आई थिंक। मोबाइल के जरिए जो धोखाधड़ी के मामले बहुत सारे सामने आते हैं। कई इंदौर पुलिस ने पकड़ा भी था, एक नाइजीरिया का गैंग पकड़ा था, अकाउंट हैक करता था और आपके पैसे निकलवा लेता था, या मोबाइल के जरिए कुछ ऑफर देकर धोखाधड़ी की जाती थी। ये कैसे धोखाधड़ी होती है, मैं तो ये जानना चाहूँगा, आप बताएं। और इसको एक आम आदमी जो बहुत कम समझता है, वो कैसे इसको रोके? देखिए, हम मैंने जैसे बोला, ये अपराध के तरीके बदलते रहते हैं। ये जो नाइजीरियंस फ्रॉड था, 419 बोलते थे फ्रॉड, 419 क्योंकि नाइजीरिया में धारा फ्रॉड की इस 419, जैसे हमारे यहाँ 420 है, तो नाइजीरियन 419 स्कैम बोलते थे इसको। तो उसमें लोगों को ईमेल एंड SMS भेजे जाते थे जॉब्स के लिए, या लॉटरी आप जीत गए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने SMS नहीं रिसीव किया होगा कि आपको 250,000 पाउंड की लॉटरी आप जीत गए। तो वो प्रलोभन दे के आपको फंसाते हैं बेसिकली, फिशिंग स्कैम्स बोलते हैं इनको, कि वो आप बहुत सारे लोगों को एक ही टाइप का मैसेज भेजें। जैसे आप मच्छी पकड़ते हो तो एक मच्छी पकड़ी जाती है, बाकी तो नहीं पकड़ी जाती अगर आप कांटा फेंकते हो। तो इसी प्रकार से ये लोग भी हजारों लाखों लोगों को वही चीज़ भेजते हैं, 1-2 फंस जाते हैं, 2-4 फंस जाते हैं, तो उनका काम हो जाता है। बेसिकली इट इज़ दैट, बट दैट टेक्निक कीप्स चेंजिंग। और अब आप उसको ट्रेस करोगे उनके IP एड्रेस से, अगर आप पहुंच भी जाओगे तो आरोपी आपको मिलेगा कहीं नाइजीरिया में भी, और उसका पैसा जो आपने ट्रांसफ़र किया वो गया है इंग्लैंड में भी। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक ऑल दीज प्लेसेस, इनको जस्टिस तक लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी ये स्कैम चलता जा रहा है। इंडिया, अभी मैंने देखा है उसका फिगर्स, इंडिया में $12.7 बिलियन का ये स्कैम है, ईमेल के माध्यम से, SMS के माध्यम से, जो एक साल में लोगों का पैसा जा रहा है। $12.7 बिलियन एक नेदरलैंड्स की कंपनी ने इसका वो किया है पूरी वर्ल्ड में जो इसका प्रकोप है। इंडिया इज नंबर 3, इंडिया इज नंबर 3। बहुत बड़ी रकम है ये तो, बहुत बड़ी रकम है। इंडिया नंबर 3 पे आता है इन दिस विक्टिम के उसमें। तो इसका ओनली सुरक्षित उपाय जो सेफ एंड जो आप कर सकते हो, वो तो तकनीक बदलते रहते हैं। एक, प्रलोभन में नहीं आना, ऐसी चीज़ों में कोई आपको नौकरी घर बैठे उसमें भारतीय दर्शन ठीक है कि संतोषी जीव सदा सुखी, लालच मत आइए, टू बी अवे फ्रॉम प्रलोभन। दूसरा है, अगर हमेशा किसी अननोन सोर्स से अगर आपको कोई ईमेल आए अननोन सोर्स से, तो उसमें अटैचमेंट है उसको कभी क्लिक नहीं करना, उसमें अगर कोई लिंक दी है उसको कभी क्लिक नहीं करना, अननोन सोर्स से। व्हाट्सएप पे भी वो लागू है। तो ये सब चीज़ें आप करो, डाउनलोड नहीं करिए कभी पायरेटेड सॉफ्टवेयर, या कोई ऐसी चीज़ आपको भेजे कि आप डाउनलोड करके देखिए, तो डोंट डू इट इफ़ इट इज़ फ्रॉम अननोन सोर्स। फेसबुक एंड ऑल दैट, जिसमें लोग सोशल नेटवर्किंग करते हैं, तो फ्रेंड्स वही होने चाहिए जो आप जिनको जानते हो। अननोन व्यक्ति को फ्रेंड नहीं बनाइए, बिकॉज सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से फिर वो आपको चीट कर सकते हैं। तो दीज आर दी सम सिक्योरिटी मेजर्स जो अपन ले सकते हैं। एक मामला आया था रीवा में। रीवा में एक स्कूली लड़की थी, छात्रा थी, उसका मोबाइल गुम गया था जी, और उसके मोबाइल में उसके खुद के अपने सेल्फी थे, बहुत सारे उसके खुद के फ़ोटो वगैरह उसने ले रखे थे। वो मोबाइल किसी अनजाने आदमी के हाथ में मिल गया, पड़ गया, और उसने उन फ़ोटो का गलत इस्तेमाल करके अश्लील साइट्स बना दी और अश्लील फ़ोटो बना दिए, और उसको बाद में उसने डाल दिया। तो ये कैसे संभव हो पाता है? उसको रोकने के तरीके क्या हैं, या इस पर अपराध क्या बनता है, क्या सजाएं होती है इस पर? ये जो अश्लील साइट बनाने का है, या फर्जी दूसरे के नाम से आप दूसरी साइट बना लो, पहली बात तो इट इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
इट इज़ जैसे आप अगर फेसबुक में आप किसी का नकली प्रोफाइल बना रहे हो, तो फेसबुक के साथ जब आपने अकाउंट खोला तो इट इज़ यू हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट दैट आप कौन हो, आप अपना सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करोगे। अश्लील ना भी बनाओ, अगर आप किसी गलत नाम से साइट बना रहे हो वो भी अपराध है अंडर दी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देन ऑफ कोर्स आप किसी को अगर अश्लील बना रहे हो तो फिर अश्लीलता की धारा आएगी, और किसी को आप प्रताड़ित कर रहे हो उसके माध्यम से तो फिर एक्सटॉर्शन की धारा आ सकती है, अदर धारा भी लग सकती हैं। तो धाराएं तो अवेलेबल हैं, बट द फैक्ट इज़ दैट उसमें वॉल्यूम इतना है और लोगों की रिपोर्टिंग अभी इतनी कम है, जहाँ तक मेरा ख्याल है लोग खुद से फॉरवर्ड आके नहीं करते रिपोर्ट। दैट इज़ वाई द इम्पैक्ट ऑफ द वो होता है ना, इन्फोर्समेंट का इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ रहा है। बट जितने जितने लोग सामने आएंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे और हमारे पुलिस अधिकारी ट्रेंड रहेंगे उसको डील करने के लिए, तब उसका प्रकोप थोड़ा कम पड़ेगा। क्योंकि मैं इसका उदाहरण आपको 1 मिनट में दे दूँ, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो सबसे इंटरनेट के यूज़र्स नंबर 2 हैं वर्ल्ड में, इंडिया एंड यूएस नियरली द सेम, बट टॉप 20 कंट्रीज़ अगर आप देखिए तो इंसिडेंट्स ऑफ मतलब परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो साइबर क्राइम का सामना करती है, इंडिया इज़ एक स्टडी के मुताबिक 80%, मतलब एडल्ट्स जो आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो कभी ना कभी आपको किसी ना किसी साइबर क्राइम का सामना करना पड़ेगा। 80%, चाइना इज़ 85%, नंबर 1, बट टॉप 20 कंट्री में यूएस नहीं है। इट इज़ बिकॉज यूएस में बचपन से वो साइबर एजुकेशन इज़ पार्ट ऑफ द सिलेबस, वो पढ़ाया जाता है बच्चों को। वो जो बच्चों को आज आप सिखा रहे हैं, आप हाँ, जो हम अब ट्राई कर रहे हैं, जगह जगह आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। चूँकि आप दुनिया भर में कई जगह गए हैं, सेमिनार्स में आपने लिया है, आप वर्ल्ड पीस फोर्स में भी रहे हैं भारत की तरफ से, आपका एक अनुभव है विश्वव्यापी। तो पूरे दूसरे देशों में जो साइबर क्राइम की स्थिति है और भारत में जो साइबर क्राइम की स्थिति है, एक मैं इस पे जानना चाहूँगा। और दूसरा ये कि हमारी पुलिस, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो या राजस्थान की हो या दूसरे प्रदेशों की हो, क्योंकि आप तो सब जगह ट्रेनिंग के लिए जाते रहते हैं, तो आप भारत की पुलिस की जो स्थिति है साइबर क्राइम को अवेयरनेस को लेकर, जानकारी को लेकर, और वो दूसरे देशों की जो स्थिति, उसमें क्या अंतर आप पाते हैं? मैंने बता दिया आपको, एक तो नागरिकों में भी अंतर है, दूसरी बात यह है कि जैसे यूएस में स्पेशली लोग जो क्राइम कम है और जो क्राइम होता है उसको रिपोर्टिंग में करते हैं, तो इसलिए यूएस में हाईएस्ट साइबर क्राइम रिपोर्टिंग है, मतलब रजिस्ट्रेशन। तो दोनों जब मिल जाते हैं, एक तो लोगों को अवेयरनेस है तो साइबर क्राइम कम होता है बिकॉज वो फंसते नहीं, दूसरा जो होता भी है उसको रिपोर्ट करते हैं तो आरोपी तक पहुंच सकती है सिक्योरिटी एजेंसी, तो पकड़ा जाएगा तो अगली बार नहीं कर पाएगा। तो ऑल इफ़ यू टेक दैट होल साइकिल इज़ कंप्लीट, एज अ रिजल्ट वहाँ पर साइबर क्राइम बहुत कम है। ये पूरे यूरोप में भी दे आर लेस, बट इतना नहीं है। यूएस में पर्टिकुलरली कुछ स्थिति बेटर है, और इंडिया में भी स्थिति, क्योंकि इंडिया में यूज़र्स इतने हैं और तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया में यूजेज ऑफ इंटरनेट एंड दिस व्हाट्सएप एंड एवरीथिंग, तो उसमें जो क्राइम हो रहा है उसकी संभावनाएं बहुत हैं। और हमारे अधिकारी मध्य प्रदेश में जैसे हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही पूरी इंडिया में रेप्लिकेट भी होगा तो उसमें फ़ायदा ज़रूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। जब तक हमारे पुलिस अधिकारी सशक्त होंगे, लोग जागरूक होंगे, तब इसमें अच्छा डेंट होगा। एंड पुलिसिंग का स्ट्रक्चर मेरे विचार में थोड़ा साइबर क्राइम के लिए अलग करना पड़ेगा। साइबर क्राइम एक अलग विंग बनानी पड़ेगी जो उसके एक्सपर्ट हो, जिसमें आपको आईटी इंजीनियर अपने साथ जोड़ना पड़ेंगे। यस, प्राइवेट पीपल भी लगने पड़ेंगे, कुछ लड़के जो होते हैं आजकल, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, दे आर मोर एक्सपर्ट इन। जिस तरह से अपराधी एक आम आदमी का अकाउंट हैक कर लेता है, वैसे आपको ऐसे एक्सपर्ट जोड़ना पड़ेंगे जो अपराधियों के अकाउंट हैक करें। दैट इज़ अ सेकेंड कॉन्सेप्ट, बट हाँ, उनके पास वो विशेषज्ञता होनी चाहिए कि वो इस क्षेत्र में काम कर सके। नॉर्मल पुलिस ऑफिसर के पास इतनी वो ना मानसिकता होती है, और उसके पास काम भी बहुत है ना, टाइम भी नहीं होता। उसको पानी बटवाना है, घासलेट बटवाना है, नेताओं की वीआईपी की सुरक्षा करनी है, बहुत सारा तो उसमें काम है। उसकी अपनी मजबूरियां त्योहार हैं, मर्डर, फिर इंसिडेंट्स हैं, क्राइम है, दे हैव गॉट लॉट ऑफ वर्क, तो इट हैज़ टू बी अ सेपरेट सेटअप। वो तो है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस के साथ या भारत की पुलिस के साथ एक दुर्भाग्यजनक तथ्य ये है कि पानी और घासलेट जैसी चीजें बंटवानी पड़ती हैं जब गर्मी में संकट होता है, तो वो उसका काम बहुत अलग है। अगर इसके लिए एक स्पेशल विंग हो तो ज़्यादा बेहतर प्रभावित है। सब स्पेशल विंग है, उसको सशक्त किया जा रहा है, एंड आई एम श्योर आने वाले समय में उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा और अच्छे से पड़ेगा। अभी भी पड़ रहा है, बट इट विल बी बेटर विद द पासिंग टाइम। और तकनीकें आएंगी और उनके पास फंडिंग आ रही है तो वो और सशक्त होंगे, ऐसा मेरा मानना है। वरुण कपूर की जो छवि है वो पुराने ऐसे केसेस को तलाशने की छवि है कि जो एक तरह से फाइल में बंद हो जाते थे, जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता था। ऐसे बंद केस को वरुण कपूर अक्सर अपने, जब वो रिजीम में रहे, एसपी रहे हों या डीआईजी रहे हों, वहाँ वो पुराने केसेस को वापस से खोलते थे और अपराधी तक पहुँचते थे। उज्जैन में आपने काफ़ी इस तरह के केस पर्दाफाश किए। क्या उसमें भी जो मोबाइल या ये नई टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी या इसका कंप्यूटर, इन सब का कुछ लाभ मिलता है? वो जो मुहिम की बात आप कर रहे हैं उसको मैंने ऑपरेशन उजागर एक नाम दिया था, और एक डिज़ाइन के तहत हम एक टीम बनाते थे जहाँ पोस्टेड रहते थे कि उनका ये काम रहता था कि पुराने केसेस जो बंद हो चुके हैं,
जिन्हें बोलते थे कोल्ड केसेस, उन्हें फिर खोल के सुलझाने का प्रयास करी, मर्डर केसेस। तो ऐसे आई थिंक 10 साल में आई कुड 10 या 12 साल जब तक कि मैंने इसको एक्टिवली परस्यू किया, वी कुड सॉल्व 99 सच केसेस, 100 के लिए एक बच गया, बट 99 केसेस वी सॉल्व, एंड आई थिंक बड़ा सेटिस्फाइंग था फॉर अस, फॉर द कंप्लेनेंट इन ऑल्सो, एंड फॉर द जस्टिस सिस्टम की भैया ऐसा केस मर्डर जैसा आदमी ये ना समझे कि 10 साल हो गए तो मैंने कभी भी पकड़ा जा सकता, कानून के हाथ लंबे कभी ना कभी गले तक पहुंचेंगे। यस, इट इज़ पॉसिबल अगर आप प्रयास करो कंसर्टेड वे तो में। उसमें ये आपका जो साइबर एक्सपर्टनेस है, ये कुछ लाभ देती थी आपको? ये साइबर का तो मैंने उसमें विशेष देखा नहीं रोल, बट इट कैन डेफिनेटली बी हेल्प इन द फ्यूचर, क्योंकि अगर आप उसको ऐसी कोई एविडेंस हो जो बेस्ड हो, डिजिटल एविडेंस हो या साइबर एविडेंस हो, ऐसे केसेस में जो बंद हो गए, तो उनको आप लगा के जरूर उसको और बेहतर ढंग से उसको आप, बिकॉज ये डिजिटल एविडेंस का ये है कि इट इज़ श्योर एविडेंस, मतलब उसमें इट्स नॉट आई विटनेस या कुछ कि किसी को उसमें कुछ बदलाव आ सकता है विद टाइम, कि कोई भूल सकता है, कि कोई चेंज हो सकता है। दिस इज एविडेंस विच इज साइंटिफिक एंड विच इज पक्का एविडेंस। इसमें आप अगर अच्छा एविडेंस आए फॉरेंसिक लैब के सहारे से या दूसरी जो बदले ना जा सके, इट इज 100% फुल प्रूफ एविडेंस। आई थिंक अगर इसका उपयोग किया जाए तो केस बहुत ही सशक्त होता है, अगर ऐसा कोई एविडेंस हो। पहली बात तो ये है। कपूर साहब, चूँकि साइबर क्राइम के आप अभी भी वही काम देख रहे हैं, रेडियो में ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप केवल अपने, जैसे कि मैं पहले भी कहा मैंने, कि आप केवल अपने पुलिस को ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि मिलिट्री, आर्मी और दूसरी जगह के लोग भी आते हैं। महू में तो एक पूरा इसका रेडियो ट्रेनिंग सेंटर ही है। तो ये दूसरे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, फोर्स के अलावा मैं बात करना चाहता हूँ, पुलिस और आर्मी के अलावा, क्या उनके लिए भी कोई ट्रेनिंग का कोई कैप्सूल बनाएंगे? उनके लिए कैसे उपयोगी हो सकता है? दैट इज़ वेरी, खासतौर पर बैंक के अधिकारियों के लिए। बैंक वालों के साथ हम मिलकर कर ही रहे हैं। अभी यहाँ पे बैंक का ट्रेनिंग सेंटर है, फाउंडेशन सेंटर, उनके श्री सिन्हा मिले थे मेरे को, जो उनके डायरेक्टर हैं। ही वांटेड दैट हम लोग जाके उनके अधिकारियों को भी ट्रेनिंग दें, वो भी निकट भविष्य में होगा। उनके लोगों को हम कुछ इंट्रोड्यूस तो करेंगे व्हाट इज़ साइबर क्राइम। ऐसे बाकी विभाग के भी मैंने तो कई लोगों से चर्चा हुई थी यहाँ पे, इनकम टैक्स विभाग के एक थे ट्रिब्यूनल में, उनसे भी वो भी आए थे हमारे में एक कार्यक्रम में। तो उनको भी मैंने बोला था कि एवरीवन शुड हैव सम इंट्रोडक्शन कि साइबर क्राइम है क्या, पर्सनल यूज़ के लिए तो सही, इवन इफ नॉट फॉर द ऑफिशियल यूज़, बट पर्सनली ऑल्सो दे शुड बी अवेयर कि किस प्रकार का क्राइम हो रहा है, कैसे बचा जाए, स्वयं के सुरक्षा के उपाय के लिए भी अच्छा है, एंड फॉर द डिपार्टमेंट। पर ये इनकम टैक्स और ईडी या बैंक वाले, इनको तो जानकारी होनी ही चाहिए, खासतौर पर इसलिए कि आर्थिक, ज़्यादातर तो साइबर क्राइम के जरिए आर्थिक घोटाले ही होते हैं। दैट्स ट्रू, दे वांट, तो वी कैन इजीली डिजाइन सम कोर्स। और जिस तरह की इनकम टैक्स के छापे में जो सबसे ज़्यादा परेशानी इनकम टैक्स के ऑफिसरों से मेरी चर्चा हुई, एक बार कमिश्नर साहब से बात में कर रहा था इसी तरह के प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि जब से ये कंप्यूटर आए हैं, प्रोफाइल्स बनने लगी हैं, सब अकाउंट्स बनने लगे हैं, तब से हमको बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि पहले तो बही खाते में सब मिल जाता था, लेकिन अब कब किस उसने रख रखा है, किस रख रखा है, तो अब तो क्लाउड में यू कैन सेव डेटा, आपको हार्ड ड्राइव में भी नहीं मिलेगा। ये डेटा कैन बी सेव्ड इन अ क्लाउड विच इज़ नॉट द हार्ड ड्राइव, जो आपके कंप्यूटर से भी अलग, देयर इज अ वे ऑफ स्टोरिंग डेटा। तो अब वो उसको तोड़ना, उसको ब्रेक करना और निकाल के लाना, वी विल बी ओनली टू हैप्पी कि अगर वो लोग हमको अप्रोच करें तो हम उनके लिए ट्रेनिंग डिज़ाइन करके वी कैन रन इट, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इट शुड, मेरे विचार में जैसा आपने बोला, वो जितनी ज़्यादा जानकारी रहे उतना अच्छा ही है, बिकॉज टेक्नोलॉजी ही बेस है आजकल, और आगे और इसका उपयोग होगा, वो कम नहीं होने वाला, इट हैज़ टू इंक्रीज। तो एटलीस्ट माइंडसेट तो बदलेगा ऑफिसर्स का। जो आपकी पोस्ट है, जिसको आप रेडियो ट्रेनिंग के आईजी ग्रुप में आते हैं, तो एक वायरलेस और ये सब सिस्टम भी आपके पास ही आता है, तो इसको आप कैसे फुल प्रूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि सही समय पे संदेश नहीं पहुंच पा रहा है, या कोई तकनीकी खराबी आ गई है, या वायरलेस से पहुँचाए, हालांकि आजकल मोबाइल का ज़माना है, आधुनिक संचार साधन आ गए हैं, फिर भी दूर देहात में, सुदूर अंचलों में, खासतौर पर जहाँ डकैती वाला प्रॉब्लम है या नक्सलाइट प्रॉब्लम है, तो वायरलेस की तरंगे पकड़ के नक्सलियों ने हमले किए कई बार। तो ये सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हो? इसके लिए क्या आपके पास सोच है? जैसे आपने बताया कि वायरलेस एंड जो क्षेत्र है, टेलीकम्युनिकेशन हम बोलते हैं उसको आजकल, तो टेलीकम्युनिकेशन में इतना सारा विकास हुआ है कि आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा कोना है इस प्रदेश का जहाँ पे संपर्क नहीं हो पाता हो एट ऑल द टाइम, चाहे वो हमारे नेटवर्क से हो रिपीटर्स लगा के, चाहे वो मोबाइल फ़ोन से हो, चाहे वो इंटरनेट से हो, चाहे देयर आर मेनी वेज ऑफ कम्युनिकेशन। पोल नेट भी एक नया कॉन्सेप्ट अब आ गया है। तो एज अ रिजल्ट, पोल नेट क्या है? ये पोल नेट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, देयर इज़ अ नेटवर्क, पूरे इंडिया में वो नेटवर्क बनेगा। एमपी में तो काफ़ी उसका विस्तार हो गया है, एंड धीरे धीरे बाकी प्रदेश भी जुड़ेंगे, तो यू विल हैव अ नेटवर्क ऑल ओवर द कंट्री। तो यू कैन, मतलब एक पुलिस स्टेशन कैन टॉक टू अनदर पुलिस स्टेशन थ्रू अ डिस्ट्रिक्ट इन अनदर स्टेट, जो अभी संभव नहीं हो पाता है। तो जैसे मेरा मध्य प्रदेश में तो कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे संपर्क
कम मतलब कि थाना या आउटपोस्ट। नक्सलाइट बीच में मैंने कई बार ऐसा पढ़ा कि उन्होंने वायरलेस सेट के जरिए उनको मैसेज मिल गए या उन्होंने कुछ वो कर लिया कि पुलिस की कहाँ टुकड़ी जा रही है और फिर घात लगाकर नक्सलियों ने हमले किया। तो या जो कांग्रेसी बहुत नेता जो मारे गए थे जी, उसका मेरे को डिटेल नहीं मालूम, बट आई नो दिस दैट अगर वो लोग वायरलेस सेट्स कभी कभी वो हो जाते हैं, उनके कब्जे में आ जाते हैं, उससे वो इंटरसेप्ट करते हैं। बट इंटरसेप्शन ऑफ रेडियो सिग्नल्स जो होता है वो तो तकनीक वो तो आजकल उसके उपकरण भी आ गए हैं, तो उसको जैमिंग भी हम करते हैं। बट देयर आर मेनी थिंग्स विच आर, वो तो टेक्निकल चीज़ है एंड इट इज़ ऑलवेज उसमें इम्प्रूवमेंट भी है, उसमें जो चेंजेस हैं वी कीप डूइंग। पर ट्रेनिंग में भी हम हमारे बच्चों को जो आते हैं हमारे यहाँ पे सीखने के लिए टेलीकॉम विभाग के, उनको भी हम उसमें नई तकनीकों के बारे में भी बता रहे हैं। उनको जो हमने ट्रेनिंग का तरीका है वो भी बदल दिया है टू मेक इट मोर फ्रेंडली फॉर दी ट्रेनीज़, ताकि एक तरीके से हम बोलते रहें और दूसरा सुनते रहे। इट हैज़ टू बी मोर पार्टिसिपेटिव। तो वो हमने कई चीज़ें लाए हैं ताकि वो भी उसमें उसका स्तर भी बदले एंड बेहतर इन्वायरमेंट मिले, बेहतर ट्रेनिंग्स। अगर आप कभी विजिट करेंगे BRTS में आपको पता चलेगा कि वी हैव ट्राई टू डू बिल्ड अप दी लर्निंग इन्वायरमेंट ऑल्सो। तो वो सब कर ही रहे हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द जॉब। तो वो तो है ही। उसके साथ साथ ये साइबर क्राइम का हमने ऐड किया था टू इम्प्रूव मध्य प्रदेश पुलिस फंक्शनिंग इन दिस फील्ड। वरुण जी, आप तो बहुत सारी जगह पे SP रहे हैं, DIG रहे हैं। कई एक आम शिकायत जो मुझे मिलती है एज ए पत्रकार, और मेरे पास बहुत लोग आके ये कहते हैं कि साहब हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। पुलिस की पहली कोशिश ये रहती है, मेरे खुद के कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी हैं, कभी मैं आपसे शेयर करूंगा, कि जो थाना प्रभारी आपका रहता है वो इंदौर शहर या भोपाल शहर में भी, बड़े शहरों में भी क्यों ना हो, दूर देहात में तो बहुत ही स्थिति खराब है, उसकी पहली कोशिश रहती है कि ये रिपोर्ट ना लिखी जाए, वो टालने की कोशिश करता है। मेरा सवाल ये रहता है अक्सर वरिष्ठ अधिकारियों से, मैंने DGP से भी सवाल किया कि थाने ही पुलिस रिपोर्ट लिखने के लिए खुले ना, और दूसरा काम क्या है? तो ये मानसिकता कैसे बदलेगी कि सबसे पहले उसकी रिपोर्ट लिखी जाए? आदमी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखना चाहता आपके थानों में? ठीक है, आज आप डायरेक्ट उस फील्ड में नहीं है, लेकिन आप DIG उज्जैन रहे हैं, DIG रतलाम रहे हैं, 3-4 जिलों के आप SP रहे हैं, आपका अपना लंबा अनुभव है। क्या आप लोग आंकड़े कम करने के लिए या काम कम करने के लिए या टालने के लिए अपने अधीनस्थ अमले को ये कुछ इस तरह की ऑफ द रिकॉर्ड हिदायत देते हैं कम से कम रिपोर्ट लिखी जाए? नहीं, आई डोंट थिंक सो। इट इज़ आप जो बोल रहे हो वो एटीट्यूडनल प्रॉब्लम हो सकता है। पीपल के एटीट्यूड में कभी कभी ऐसी विकृति होती है, बट फ्यू पीपल। ओनली थिंग इज़ दैट जो मैंने अपने अनुभव में नोटिस किया कि रिपोर्ट अगर नहीं लिखी जाती तो उसका बेसिक कारण ये रहता है कि पीपल वांट टू वेरीफाई वंस कि ये जो रिपोर्ट कर रहा है वो हुआ भी है कि नहीं। वैसे कानून में इसका कोई वो नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार कि यू हैव टू राइट द FIR एंड देन यू हैव टू इन्वेस्टिगेट। बट ये मानसिकता एक कभी कभी रहती है कि आप कोई आके आप कंप्लेनेंट आए और ऐसी कोई रिपोर्ट करें। अगर वो झूठी लिखा रहा, गलत लिखा रहा तो उस पर भी कार्रवाई होगी, वो भी कानून सब में है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो और वो होना भी वही चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट ये सही करते हैं, बट अगर कुछ जैसे आप बोलते हैं टाल मटोल होता है या फिर नहीं लिखते हैं, तो वो एटीट्यूड का प्रॉब्लम इसलिए मेरे विचार, मेरे अनुभव में जो बना है वो ये है कि वंस टू वेरीफाई इट, विच इज़ ऑल्सो नॉट राइट, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ राइट, कि वेरीफाई कर लें कि ये हुआ भी है कि नहीं, देन वी राइट द रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। तो वो एक कारण से शायद कभी कभी ये परिस्थिति बनती है, बट जो नहीं बननी चाहिए। पर इसकी वजह से पुलिस की आम जनता में छवि खराब बनती है। सबसे बड़ा कारण यही है कि साहब रिपोर्ट नहीं लिखी गई हमारी, और उसकी वजह से वरिष्ठ अधिकारियों का काम का लोड बहुत बढ़ता है। क्योंकि मैं कभी कभी किसी IG साहब के पास या किसी SP के पास बैठता हूँ तो मिलने वाले आते रहते, ज़्यादातर की शिकायत रहती है साहब मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, और या मेरे से आवेदन ले लिया उस पर भी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वरिष्ठ अधिकारियों का काम तो बढ़ते ही है। दैट इज़ ट्रू, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ट्रेनिंग के ही माध्यम एक है, सेंसिटाइजेशन एक माध्यम है, एक है लोगों के सामाजिक जो दबाव है या जो लोगों के भावना जब होगी तब आई एम श्योर जनरली ये जो कभी कभी होता है ये भी दूर हो जाएगा। बट इसके लिए भी हम बहुत प्रयास करते हैं। वी ट्राई टू ऑल ओवर टू डू ट्रेनिंग कि भाई व्यवहार शुड बी गुड, या रिपोर्टिंग जो आपका कंप्लेनेंट है उसकी आपको बात सुने, उसकी बात को समझें, उसके बाद पे कार्रवाई करें। दैट्स व्हाट वी आर मेंट फॉर। एंड आई थिंक चेंज तो काफ़ी आपने भी देखा होगा, इतने साल से आप भी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ओवर द ईयर्स आई एम श्योर इसमें इंप्रूवमेंट आया है। एंड वी विल, आई थिंक मोटो शुड बी टू वर्क टुवर्ड्स 100%, और वो अगर आज नहीं है तो जरूर होगा। अब चूँकि जैसे कि मोबाइल छोटे बच्चे भी अपने पास रखने लग गए हैं, और सब लोग अपने पास मोबाइल रखते हैं, और ख़ासतौर पर यूथ में मैंने देखा कि दोस्तों में आपस में बहुत सारी हम गंदी क्लिप्स भेजते हैं, अश्लील क्लिप्स भेजते हैं, अश्लील मैसेज करते हैं। क्या ये अपराध है?
नहीं, देखिए अश्लीलता जो कानून बोलता है वो ये है कि अगर आपको आपके द्वारा कुछ चीज़ अपलोड करी गई अश्लील चीज़, देन इट इज़ अ क्राइम, है ना। एंड अश्लील मीन्स पोर्नोग्राफी। एंड इफ सम ब्लू फिल्म्स के टुकड़े लोग एक दूसरे को भेजते रहते हैं, वो दैट इज अपराध। अगर कोई रिपोर्ट करेगा, इट हैज टू कम इन आपस में ही मित्र हैं, एक दूसरे को भेज रहे हैं, एक दूसरे को। अगर कोई इसकी रिपोर्ट करेगा कि भाई इन्होंने मेरे को ऐसी कोई चीज़ भेजी जिससे मेरे को आपत्ति है, या फिर आपने कोई ऐसी चीज़ लाइक कर दी जो फिर आपके उस वॉल पे आने लग जाती है, वो तो दूसरे को आपत्ति हो सकती है। इफ देयर इज अ रिपोर्ट, या अश्लील चुटकुले एक दूसरे को भेजते रहते हैं, हाँ, उसमें किसी की भावनाओं को, जैसे मैंने बोला ना, कोई व्यक्ति रिपोर्ट करेगा तो उसमें अपराध की श्रेणी में वो आएगा। एक बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे भी हो गए उस वजह से। कुछ गलत फेसबुक पे लोग भगवान के तस्वीर के ऊपर किसी ने पैर रखकर पाँव खिंचा लिया, और उसके बाद महाराष्ट्र में खूब दंगे हुए। या कुछ लोग धर्म को लेकर टीका टिप्पणी करते रहते हैं, एक दूसरे के धर्म के विरुद्ध में खूब साइबर वार चल रहा है एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने का। इसको कैसे रोका जाए, और इससे जो वातावरण दूषित हो रहा है वो कैसे संभव? ये दिस इज सोशल नेटवर्किंग जिसको बोलते हैं। उसमें कई देशों में तो रेवोल्यूशन हो गया बिकॉज ऑफ दैट। ऑल दिस मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो हैं उसमें सोशल मीडिया के थ्रू, ब्राजील में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, मिस्र में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, हमारे इंडिया में, हमारे यहाँ दिल्ली में जो आपकी सरकार बनी उसमें बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। इट हैज लेड टू इवन सोशल अपहीवल, इट हैज लेड टू इवन सोशल अनरेस्ट, और कई तो देशों में सरकारें चेंज हो गई। अच्छा बुरा वो अलग बात है, बट बहुत बड़ा टूल है, बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है वो। हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने में सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इसका बहुत बड़ा योगदान है। दैट आई डोंट नो, इट योगदान तो सभी मतलब लोगों ने उसमें एक अपना पक्ष रखा, और वो मैंने बोला ना, उसका अच्छा पहलू भी बहुत है और उसके नुकसान भी हैं। जैसे आपने बोला कहीं दंगे हो जाते हैं। एक साउथ, अगर आपको याद है, बेंगलोर में किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया था तो नॉर्थ ईस्ट के सब लोग भागने लग गए थे वहाँ से। वो साइबर टेररिज्म के, खासतौर पर मणिपुर उस साइड के लोग रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। तो ये इसको कैसे रोका जाएगा? इसे रोकने का एक ही तरीका है, एक तो लोगों को मैच्योर होना पड़ेगा। दैट इज बिकॉज इट्स सच ए ह्यूज मीडियम कि टू पुलिस दिस होल फील्ड की पुलिस करके और उसको आप नियंत्रित कर दो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। लोगों को मैच्योरिटी से बिहेव करना पड़ेगा, वन। एंड सेकेंडली, जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भावना को ठेस पहुंचा रही हैं, जो गलत हैं, आप देख रहे हो, देन यू शुड रिपोर्ट इट। रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। एंड कार्रवाई रिपोर्ट करने से हिचकते। और मुंबई में, और मैं तो एक दूसरा उदाहरण हुआ था, किसी ने बाल ठाकरे और राज ठाकरे बारे में टिप्पणी कर दी थी कुछ, तो उनको वो दूसरा उदाहरण, 2 बच्चियों को के ऊपर अलग तरह के केस दर्ज हुए थे, जबकि उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी, भावना नहीं थी। उसके बाद उसमें सेफगार्ड भी दिया गया, उन्होंने लाइक कर दिया था शायद। एक ने लाइक किया था, एक ने तो कमेंट लिखा था, और एक बच्ची ने उसको लाइक किया था। बट अकॉर्डिंग टू द लॉ 66A जो है कि इफ़ यू राइट एनीथिंग विच इज़ ग्रॉसली ऑफेंसिव, उसका मतलब कि ऐसी चीज़ कुछ चीज़ दूसरे को बुरा लग जाए, तो उसमें अपराध कायम हो सकता था अकॉर्डिंग टू दी लॉ, विच इज़ स्टिल देयर। बट अब उसमें सेफ गार्ड्स हैं जरूर कि इन अ बिग सिटी आपको कमिश्नर पुलिस की लेना पड़ेगा परमिशन, एंड इन अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इट हैज़ टू बी दी SP, बट द लॉ इज स्टिल देयर। सो अगर ऐसी चीज़, मैंने जैसे बोला ना कि आप लोगों को मैच्योर होना चाहिए, एंड ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे की भावना को ठेस पहुँचे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम लोग कहते हैं कि बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया, ये जो भारत में ये कंप्यूटर, नेट और ये फेसबुक और ट्विटर चला है, अब ये लोग इसका दुरुपयोग भी ज़्यादा करने लगे ना। लगातार आप देखिए कितने मामले हो रहे हैं, पति पत्नी की गलत फोटो डाल रहा है, झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे कई हो चुके। पहले हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगों की बड़ी उर्वरा भूमि रही है भारतवर्ष में। छोटी छोटी बातों पे हम झगड़ लेते हैं, रंग पंचमी में रंग के 2 छींटे उड़ने पर झगड़ लेते हैं। उसमें ये हमने घर घर में कंप्यूटर पहुँच गया, कोई भी कुछ भी टिप्पणियाँ कर रहा है। नहीं, उसमें क्या है कि एवरीथिंग इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी के अच्छे पहलू भी हैं और दुरुपयोग भी हो सकता है। वो तो हर चीज़ के लिए गाड़ी, अगर आप कार बनाओगे तो उसमें एक्सीडेंट भी होगा, उसमें लोग जल्दी अपने स्थान तक भी पहुंचेंगे। एरोप्लेन बनाओगे तो वो MH17 जैसा जो हो गया हादसा, वो भी हो जाएगा, और लोग अपने स्थान पे एक दूसरे जल्दी भी पहुंच जाएंगे। तो देयर आर ऑलवेज गुड एंड बैड ऑफ एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड। तो उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग कम हो, दैट्स ऑल वी कैन ट्राई फॉर। बच्चों के लिए, छोटी छोटी बच्चियां जो मोबाइल रखती हैं और उनको पता नहीं रहता, तो उनके लिए कुछ आप एक टिप्स दें, खासतौर पर छात्राएं, स्कूली छात्राएं जो टीन एज की हैं, उनको किस तरह से मोबाइल का सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए कि उनका कुछ गलत उपयोग ना हो पाए। मेरा ये उनसे निवेदन है कि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एक तो कभी भी अननोन व्यक्ति को फ्रेंड ना बनाएं जिसको आप रियल लाइफ में नहीं जानते। ये कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि किसके कितने ज़्यादा फ्रेंड हैं। इट शुड बी कि जो लोग आपके हैं उनको आप फ्रेंड बनाइए, जिनको आप जानते हो रियल लाइफ में, तो उनको वर्चुअल लाइफ में आप फ्रेंडशिप करिए। दूसरा ये है कि आप कोई भी अननोन सोर्स से कोई भी चीज़ डाउनलोड, मतलब पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ये सब कभी डाउनलोड ना करें। फ्री के चक्कर में हम लोग कर लेते हैं।
तीसरा ये कि कभी कोई आपको एक ईमेल भेजे या कोई भेजे मैसेज इसमें व्हाट्सएप में भेजे तो कोई अननोन पर्सन, तो उसके लिंक में कभी क्लिक मत करिए, बिकॉज वो वायरस आएगा उसके साथ। किसी अटैचमेंट को क्लिक मत करिए, किसी के कहने पे बहकावे में कि आपको ये नौकरी मिल रही है, आपको ये लॉटरी मिल रही है, उसमें यहाँ दीजिए, यहाँ पे पैसा कहीं, उसमें ना आए। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जिससे व्यक्ति अपना शी कैन बी सेफ। एंड दूसरा ये बात मैं बोलना चाह रहा था कि अपने फ़ोटोग्राफ्स को बड़े सुरक्षित रखना चाहिए। अगर आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं तो पहली बात तो उसको मोबाइल में स्टोर नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट हैव एनी फ़ोटोग्राफ स्पेशली, और किसी के कहने पे कोई रिवीलिंग फ़ोटोग्राफ, कोई ऐसी फ़ोटोग्राफ कभी नहीं भेजनी चाहिए, बिकॉज एक बार वो नेट पे आपने भेज दी और उसको ट्रांसमिट कर दिया तो देन यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट। फिर वो कहाँ जाएगी, किस रूप में यूज़ होगी, वो आप भी नहीं जानती। तो बेटर ऐसी फ़ोटोग्राफ्स कभी ना भेजें, ऐसी फ़ोटोग्राफ्स कभी फ़ोन में स्टोर ना करें, वो चोरी भी हो जाते हैं। पासवर्ड्स अपने, कई लोगों की आदत रहती है कि अपने ईमेल अकाउंट का याद नहीं रहता पासवर्ड, या अपने आईडी उसका अपना एटीएम कार्ड का वो पिन याद नहीं रहता, तो लोग अपने इसमें ड्राफ्ट में स्टोर कर लेते हैं। वो भी नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आपका ये चोरी हुआ, आपका पर्स के साथ, जैसे कहीं एक केस है इंदौर का ही है, एक लड़की का पर्स चोरी हो गया था, उसमें उसका एटीएम कार्ड भी था और उसका मोबाइल भी था। तो एटीएम कार्ड तो मिल गया उसको, पर उसके पास पिन कैसे मिलेगा? उसने मोबाइल में ड्राफ्ट्स में पिन सेव किया हुआ था, तो उसके पास दोनों हो गए, एटीएम कार्ड भी आ गया, पिन भी आ गया, उसने पूरा अकाउंट साफ कर दिया। तो इसलिए ये चीज़ों से बचें, थोड़ा मतलब अपनी कॉमन सेंस यूज़ करें। आई थिंक दैट इज़ गुड इनफ, दैट विल सेव यू फ्रॉम लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। खासतौर पे बच्चों को, विद्यार्थियों को मोबाइल सिर्फ इसलिए रखना चाहिए कि वो अपने माँ बाप से बात कर लें, कोचिंग से छूटते छाटते कि स्कूल छूटते जाते, ज़्यादा उसका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। कम से कम पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान पढ़ाई दें। पे फेसबुक और ये व्हाट्सअप, इस पे कहीं ना कहीं रिजल्ट्स भी प्रभावित होते हैं। यू शुड बी मोर इंटरेस्टेड इन रियल एक्टिविटीज़, अपने रियल दोस्त बनाएं, अपने उनके साथ टाइम स्पेंड करें, पढ़ाई में टाइम स्पेंड करें, रादर देन दिस वर्चुअल वर्ल्ड विच इज़ एक्चुअली वर्चुअल मीन्स इमेजिनरी। तो है तो ये मैदान में ज़्यादा खेले कूदें तो सेहत ठीक रहेगी। बिल्कुल, सेहत भी ठीक रहेगी और आपका भविष्य भी ठीक रहेगा। धन्यवाद वरुण कपूर साहब आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को बहुत ज्ञानोपयोगी जानकारी दी है, जो ख़ासतौर पे ऐसे टीनेजर हमारे दर्शक, ऐसे नौजवान दर्शक जो मोबाइल का और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कपूर साहब ने एक बात बिल्कुल बहुत अच्छी कही कि वास्तविक जीवन में जीना चाहिए और इस तरह के वर्चुअल वर्ल्ड में जीने के बजाय हमें हकीकत का सामना करते हुए को सतर्क रहने की, थोड़े से चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, ताकि हम साइबर क्राइम से बच सकें। ये एक बहुत अच्छा हमारे पास माध्यम है, हम चाहें तो इससे अपना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और चाहे तो हम इसके शिकार बन सकते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा SR मध्य प्रदेश। अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ।